चाहे असेंबली के अंदर 370 की गूंज हो और बाहर प्रदर्शन, मगर जम्मू कश्मीर की जनता एक ही सवाल करती है कि आखिर कब होगा जम्मू कश्मीर टेररिज्म फ्री। आप देख रहे हैं सरकारी चालीसा का एपिसोड नंबर 23। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया, मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन शर्मा। और बात की शुरुआत इसी चीज़ से करेंगे कि अंदर तो 370 पर बहुत चर्चाएं हो रही हैं, बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। हर नेता जो उसको सूट करता है, उसकी पार्टी को सूट करता है, वही कह रहा है, मगर जनता का सवाल तो टेररिज्म को लेकर है। पिछले करीबन 23-24 दिनों में 10 से ज़्यादा आतंकी घटनाएं, और आज किश्तवाड़ बंद था क्योंकि किश्तवाड़ में 2 विलेज डिफेंस गार्ड्स की हत्या कर दी गई। और ये हत्या बर्बरतापूर्ण कार्रवाई, एक बार फिर से निंदनीय कार्रवाई। ऐसे बयान तो बहुत आ रहे हैं मगर एक्शन की ज़रूरत है अब, क्योंकि जितने पीसफुल चुनाव हुए उतना ही ज़्यादा आतंकवादियों ने आतंक सरकार बनने के बाद बचाया है। तो पवन जी, ट्वीट तो बहुत आए आज, मगर कोई एक ऐसा बयान नहीं जो एक्शन को दिखाए, क्योंकि जनता का तो सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि अब तो सिविलियन भी मारे जा रहे हैं, सिविलियंस पे अटैक शुरू हो गए हैं, हालात बद से बदतर हो रहे हैं। देखिए, जिस दिन सरकार का गठन हुआ था उसके बाद ही लगातार अटैक होना शुरू हो गए थे। और सबसे बड़ा अटैक हुआ था जो कंपनी का वहाँ प्रोजेक्ट चल रहा था, बिल्कुल एप्को का, हाँ वहाँ पर। और उसके बाद किश्तवाड़ में 2 बीडीजी के सदस्य जो मवेशी चराने गए थे उनको अपहरण करके यातनाएं देकर उनको मार दिया गया। लेकिन जो हो हल्ला, जो बवाल चाहिए था वो नहीं हुआ। कोई भी पॉलिटिकल जमात इसके ऊपर खामोश उस तरह से नहीं रिएक्ट किया जैसा होना चाहिए था। किश्तवाड़ बंद हुआ, सनातन धर्म सभा की काल थी, वहाँ पर लोगों ने बंद किया। जम्मू में कहीं पर कुछ नहीं दिखा, डोडा में कहीं नहीं कुछ दिखा, कश्मीर में कुछ नहीं दिखा। यहाँ तक कि असेंबली में सभी विधानसभाओं के प्रतिनिधि हैं, किश्तवाड़ के भी, पाडर के भी, डोडा के भी, कहीं कुछ नहीं दिखा, सिवाय जो मोहम्मद यूसुफ तारा कुलगाम से उन्होंने इसकी निंदा की, उन्होंने हाउस के अंदर बोला जी, बाकी कोई नहीं बोला। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। अगर रिप्रेजेंटेटिव ही बात नहीं उठाएंगे, चुनिंदा रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आखिर सरकार किस तरह एक्शन लेगी? सरकार के ऊपर प्रेशर भी तो ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर पेच फंसा हुआ है 2 जगह पे। सरकार अपनी जगह पे मस्त है कि होम एंड लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास नहीं है, वो एलजी सरकार के पास है। अब बीजेपी वाले ज़्यादा विरोध करते हैं कि वहाँ पर हत्याएं हो रही हैं, ये हो रही हैं, तो हाउस अंदर से यही कहेगा एलजी साहब से पूछिए, एलजी साहब आपके हैं, केंद्र में भाजपा की सरकार है, एलजी उन्होंने अपॉइंट किया है। नई सरकार के हाथ में तो कुछ, मगर ऐसे में जनता पिस रही है, जनता परेशान है, पिस रही है। और भारतीय जनता पार्टी को इसके ऊपर अगर हाउस के अंदर नहीं बोलना चाहिए था तो बाहर जो आपका कैडर था, आपका एक्स प्रेसिडेंट, आपका प्रेसिडेंट, आपके जनरल सेक्रेटरीज, आपके संगठन के लोग, ये लोग बाहर निकलने चाहिए थे। तो मुझे लगता है कि जो हर बार पाकिस्तान की ओर निशाना साधते हैं रविंद्र रैना, उनको भी ज़रा इस पे आज बात करनी चाहिए थी, मगर आज कोई उनका इतना बड़ा बयान कोई दिखा नहीं। पाकिस्तान पे तो हम निशाना साधते हैं, मगर कम से कम स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी ज़रूरी हैं, क्योंकि अंदर हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, जितने इंसिडेंट सामने हुए हैं पिछले 20-25 दिनों में। तो चलिए, 370 जम्मू कश्मीर असेंबली से निकलकर महाराष्ट्र की सियासत में भी पहुँच चुकी है। और अब 370 का जो गड़ा हुआ मुर्दा है, वो ना केवल उसकी चर्चा जम्मू कश्मीर असेंबली में श्रीनगर में हुई, बल्कि आज नासिक में भी हुई। नासिक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर ने कहा, नो पावर इन द वर्ल्ड कैन रिस्टोर आर्टिकल 370। उन्होंने कहा कोई ऐसी ताकत दुनिया में नहीं है कि 370 को वापस ले आए। वहीं दूसरी ओर अमित शाह भी महाराष्ट्र में एक और रैली में को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भी कहा कि 370 को लेकर बीजेपी के एमएलएज को मार्शल आउट किया जा रहा है और बीजेपी के विधायक 370 की वापसी को लेकर लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं श्रीनगर से सीधे मुद्दा महाराष्ट्र चुनाव में पहुंच गया। देखिए, ये अब इस पे मुझे समझ नहीं आ रही कि वहाँ पर चुनावों में जो मुद्दा उठा है 370 आपने तोड़ दिया है, वापस तो लाना नहीं है जी। और आप ही कह रहे हो कि आपकी पुश्तें भी वापस नहीं ला सकती, तो मैं छोड़ दीजिए ना, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है? कहने का मतलब ये है कि हाउस के अंदर 2 टीम काम कर रही है जी, एक सरकार, एक अपोजिट टीम, जो हाउस के अंदर पूरा जो स्थिति है जिन्होंने बिगाड़ के रखी है।
और इसका पूरी दुनिया देख रही है। कश्मीर, देखिए कश्मीर का नाम जब आता है तो दुनिया उसके साथ जुड़ जाती है। वहाँ पर यह नहीं लिखा जा रहा जम्मू कश्मीर, कश्मीर विधानसभा के भीतर, कश्मीर असेंबली के भीतर 370 के ऊपर घमासान मचा हुआ है। किस बात का घमासान है? 4-5 लोग हैं जो वहाँ पर माहौल ख़राब करने लगे हुए हैं। ये सरकार को भी समझना चाहिए, दूसरी पार्टी को भी समझना चाहिए। उनको घर बाहर निकाल दीजिए, अपना सदन की कार्यवाही पूरी करिए। उपराज्यपाल का जो संबोधन होता है जब शुरू होती है असेंबली, उसके पर आज थैंक्स होना था, उस पर अब वोट ऑफ थैंक्स एक होता है, वो किया जाना था। उसके बाद आखिर में मुख्यमंत्री जो कि हाउस के लीडर होते हैं उन्होंने जवाब देना होता है, तो ये कार्रवाई होनी है। जिस समय हम ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं मुख्यमंत्री की स्पीच अभी शुरू होगी, मगर बीजेपी दोपहर के बाद जब से उन्हें फर्स्ट सेशन में मार्शल आउट किया गया उनके कुछ विधायकों को, उसके बाद उन्होंने बाइकआउट कर दिया, एक पैरेलल असेंबली लॉन्स में लगा ली। हालांकि पहले भी ऐसा होता रहा है, कई बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी बीजेपी सरकार के दौरान लॉन्स में पैरेलल असेंबली लगाई है, और ये एक मीडिया को दिखाने के लिए होता है, एक विरोध का एक तरीका होता है। तो आज पैरेलल असेंबली लगी कश्मीर में, श्यामलाल शर्मा उसके स्पीकर थे, और लॉन्स में नीचे आपने देखा कैसे विधायक बैठ के असेंबली लगा रहे थे। तो पहले भी तो हुआ, पहले भी तो असेंबली लगी है। ये तो विरोध का तरीका है। जब आप हाउस के अंदर से मार्शल आउट कर दिए जाते हो, जहाँ आप लोग धरने पे बैठ जाते हो, जहाँ फिर एक गोल दायरा बना के एक आपका मेन लीडर खड़ा हो जाता है या बैठ जाता है, वहाँ पर आप अपनी डिमांड्स रखते हो, वो सुनता है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है। तो ये एक विरोध का तरीका है, होना भी चाहिए। अब बात ये, मगर पवन जी, जब वोट ऑफ थैंक्स आज उस पर गवर्नर के एड्रेस पे हो रहा था, उपराज्यपाल के एड्रेस पे, उस समय ऑपोजिशन थी ही नहीं। ऑपोजिशन के मात्र 3 पीडीपी, 1 एआईपी और के यही विधायक थे। 28 तो बाहर थे जी, तो मेन ऑपोजिशन बाहर थी। मेन पार्टी तो बाहर थी, बाकी अंदर थे। अब वो अंदर चल रहे थे, उनकी बातें चल रही थी। अब देखिए शाम तक क्या होता है। अभी तो हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अभी वहाँ पर कुछ और चलेगा। लास्ट में सीएम भी तो बोले। जो आखिर में हमारे पास आया है असेंबली से, वो ये है कि वाहिदपरा पीडीपी के जो विधायक हैं, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्पीकर से कहा कि आपने 12 लोगों के नाम, 12 विधायकों के नाम सूची में रखे हैं कि ये लोग वोट ऑफ थैंक्स में अपनी अपनी स्पीच करेंगे, मगर वो चाहते हैं कि ये अगर 12 लोग बोलते हैं तो काफ़ी लेट हो जाएगा, इसलिए सेशन को जल्दी ख़त्म किया जाए। इन 12 लोगों में से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी लोग हैं वो बहुत कम लोगों को मौका दिया जाए, बाकी वो जब जम्मू में दूसरा सेशन लगेगा मेन असेंबली का तो उसमें बोलेंगे, तो आप इसको ख़त्म करिए। उतने में वाहिदपरा खड़े हो गए और वो चिल्लाने लगे कि आखिर पीडीपी के चाहे 3 विधायक हैं, उन्हें मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। जब उन्हें बोलने का मौका दिया स्पीकर ने, तो उन्होंने कहा कि हाउस के अंदर कुछ विधायकों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुफ्ती मोहम्मद सैयद को गद्दार कहा है और साथ ही साथ जमात इस्लामी को भी गद्दार कहा है। तो कश्मीरी विधायक आपस में भिड़ते हुए नजर आए। उसके जवाब में एनसी के विधायक भी खड़े हो गए और नाजीर गुरेजी, जो गुरेज से एनसी के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि ये गलत बोल रहा है, ये फालतू बोल रहे हैं, किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा। काफ़ी बहसबाजी हुई और बीच में हाथापाई तक की भी नौबत 2-3 बार आ गई। तो इस तरह से पीडीपी और एनसी में आज तीखी नोकझोंक देखने को असेंबली के अंदर मिली। देखिए, वाहिदपरा एक युवा नेता हैं। वो हो सकता है कि उन्होंने जो सुना होगा वो अदर्स वे से सुना हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि हमने कभी ऐसा नहीं कहा है, जैसा गुरेज जी ने कहा कि हमने ऐसा कभी नहीं कहा, लेकिन बवाल हुआ उसके ऊपर, क्योंकि जब एक सीएम डिसाइड कर लेता है कि भाई समय कम है तो फिर उसका पालन होना चाहिए। देखिए, 12 में से जो बीजेपी के विधायकों को मौका मिलना था बोलने का, वो तो थे ही बाहर, वो तो मिलना ही नहीं था। एनसी वालों के लिए सीएम ने बोल दिया, तो रहे वाहिदपरा, पर उन्होंने अपनी स्पीच को भी घुमा दिया दूसरी तरफ। एक अकेले बोल लेते, बाकी 2 और बोलते तो जल्दी काम खत्म हो जाता। तो इस तरह से नॉइसी सीन्स जो हैं वो असेंबली के अंदर आज शाम तक देखने को मिलते रहे। मगर इसी बीच एक बयान आज आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक डोडा से महराज मलिक का सामने आया, जो असेंबली के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि आखिर 370 अगर ख़त्म ही हो चुका है तो क्या ज़रूरत है उस पर इतना बवाल करने की। और उन्होंने जिक्र किश्तवाड़ के इंसिडेंट का भी किया कि वो इंसिडेंट जो हुआ है वो निंदनीय है, उसकी जांच होनी चाहिए। और कुल मिलाकर महराज मलिक का ये कहना था कि सारे बीजेपी के लोग जो हैं उन्होंने जो सारा प्रोटेस्ट किया है वो एकमात्र ड्रामा है, जबकि उसकी वजह कोई नहीं थी। देखिए, महराज मलिक खुद ड्रामेबाज है। आप हाउस के बाहर आकर किश्तवाड़ किलिंग की बात कर रहे हो कि मेरे लोगों को मारा, आपने हाउस के अंदर क्यों नहीं बोला?
अगर भाजपा वहां पर चुप है, एनसी वहां पर चुप है, आप अकेले खड़े हो जाते। आप भी तो चुप रहे। अगर तारागामी साहब वहां पर बोल सकते हैं तो आप भी तो खड़े होकर बोल सकते थे कि मैं इस घटना की निंदा करता हूं, मेरे लोग मारे गए हैं। आपने बाहर आकर मीडिया के सामने जो बयान दिया कि मीडिया हाइप के लिए, और ऊपर से आप कह रहे हो कि आपने जो बंदूकें दी, भाई विलेज डिफेंस गार्ड को जब बंदूकें दी गई हैं तो चरणबद्ध तरीके से उनको ट्रेनिंग भी मिलेगी। अब उनको सप्लाईमेंट अभी चल रही है, सप्लाई हो रही है, कुछ लोगों के नाम तय हैं, कुछ लोगों को ट्रेनिंग चल रही है। भद्रवाह में ट्रेनिंग हुई है, किश्तवाड़ में ट्रेनिंग हुई है, जोरी पुंछ में ट्रेनिंग हुई है, तो वो प्रोसेस चल रहा है। ये सिर्फ मीडिया हाइप के लिए है। आप बाहर आके बोल रहे हो, आप अंदर बोल देते ना यही चीज़ की किश्तवाड़ किलिंग की मैं निंदा करता हूँ, यहाँ पर आके दर्द हो रहा आपको कि मेरे लोगों को मारा गया। आपने हाउस के अंदर बोलना था ताकि आपको और भी लोगों का साथ मिलता। जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट इंसिडेंट्स चाहे आगे बढ़ रहे हैं, मगर सुरक्षा बल और पुलिस भी काम कर रही है कि कुछ केसेस को सॉल्व किया जाए। ऐसे में ही रविवार 3 नवंबर को जो श्रीनगर की संडे मार्केट में ग्रेनेड हमला हुआ था, उसकी जांच में के चलते 3 आतंकियों को श्रीनगर से गिरफ्तार किया है श्रीनगर पुलिस ने। तीनों लश्कर-ए-तोयबा से जुड़े हुए हैं, तीनों स्थानीय हैं और उन्होंने माना है कि ग्रेनेड हमले के पीछे वो थे। और कहीं ना कहीं जांच में ये भी पता चला है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से सारा ये हमला ऑपरेट किया गया था। तो पवन जी, चिंता का एक और विषय कि लोकल मिलिटेंट्स वापस एक्टिव हुए हैं कश्मीर में। देखिए, ये एक बड़ी हमने पहले भी इसके ऊपर एक दिन चर्चा की थी कि ये एक OGW का नेटवर्क है जो सीमा पार से ऑपरेट हो रहा है। मैसेज कन्वे होता है थ्रू न्यू टेक्निक से कि आप ट्रैक नहीं हो पाते हो, वहाँ से मैसेज जो आता है वो OGW के पास आता है, फिर प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले लोग और होते हैं, उनके तक पहुँचता है, और जो सारा षड्यंत्र रचा जाता है ISI का और पाकिस्तान की आर्मी का POK से। POK के अंदर बैठ के ये सारी प्लानिंग होती है और वहीं से ऑपरेट होता है कि कहाँ कहाँ पर क्या करना है। और अब मैंने पहले भी आपसे कहा था एक दिन कि ये जो हमला किया गया है, ग्रेनेड थ्रो हुआ है, ये लोकल लोगों का हाथ है, लोकल ही कर सकते हैं। क्योंकि बाहर से आप संदेश भेज सकते हो, ऑर्डर दे सकते हो, लेकिन वहाँ से घुसपैठ करके संडे मार्केट के भीतर कहाँ से ग्रेनेड फेंकना है, कितना नुकसान होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, वो बाहर के व्यक्ति को नहीं पता चलता। जहाँ तो फिर इतनी बड़ी रैकी की हो, इतने दिन आप रहे हो, आपको एरिया का पता हो, फिर आपने भागना भी है, तो ये लोकल का काम था और एजेंसीज को पता था कि कैसे कैसे ये हुआ है। और देखिए अब समय कितने दिन हो गए, उन्होंने पकड़ लिए। तो आज विधानसभा सत्र खत्म होते ही कहीं ना कहीं 370 का जो गड़ा हुआ मुद्दा था वापस गिर जाएगा जमीन के अंदर। मगर जो टेररिज्म का इशू है ये बहुत सीरियस है, इस पर सरकार को सोचना होगा और कहीं ना कहीं सुरक्षा को, उसकी स्ट्रेटजी को बदलना होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता की जान का मामला है और जान बेशकीमती होती है, किसी की भी हो। उम्मीद है आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते होंगे। लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर करिए। आपका प्यार मिलता रहना चाहिए क्योंकि यही हमारी एनर्जी है। बहुत धन्यवाद।